नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रबंधन की इस क्लास में। आज की इस प्रबंधन की क्लास में हम देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। ये परिवर्तन किया गया है। इसके पहले जो अपन क्लास ले रहे थे उसमें एक प्रश्न था जिसके 4 ऑप्शन थे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब अपन वन लाइन वाले क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इन दोनों में एक जो अंतर है वो अंतर ये है कि उसमें 25 क्वेश्चन थे, इसमें एक क्लास में लगभग में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और ऐसी आपके सामने लगभग में 6-7 क्लासें आएंगी, तो 750 क्वेश्चन के आसपास आपके पास में आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग जैसे कि पहले से बताते हुए आ रहे हैं, थ्योरी की क्लास चालू करेंगे प्रबंधन की। यदि आपने इन तीनों क्लासों को, मतलब जो तीनों प्रकार की क्लासें हैं, इनको अच्छे से ले लिया तो एक भी प्रबंधन का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए, तो हर बार की तरह लेट ना करते हुए अपन चालू करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है, साक्षात्कार किसका हिस्सा है? साक्षात्कार किसका हिस्सा है? भर्ती प्रक्रिया का। ये प्रश्न में अपन ने 1-2 बार देखा है ना? तो किसका है? भर्ती प्रक्रिया का। इंटरव्यू किसका हिस्सा है? भर्ती प्रक्रिया का। हॉब्स ने किसका मॉडल प्रस्तुत किया? तो हॉब्स ने क्या मॉडल प्रस्तुत किया था? उपभोक्ता व्यवहार का मॉडल। क्या किया था? उपभोक्ता व्यवहार का मॉडल। ठीक है। किराया लेखा किस प्रकार का लेखा? ये भी प्रश्न उसमें आ चुका है। किराया लेखा किस प्रकार का लेखा है? तो आय व्यय का लेखा है। ठीक है, आय और व्यय का लेखा है। हेनरी फेयोल के अनुसार आदेश की एकता किस प्रकार की सूची का निर्माण करती है? हेनरी फेयोल के अनुसार आदेश की एकता, समझिएगा, किस प्रकार की सूची का निर्माण करती है? सोपान सूची का। देखिए दोस्तों, इन क्लासों को जहां आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप आपको याद हो जाएंगे, और जहां आपने फिर इसके बाद थ्योरी की क्लास देखी तो एकदम बिल्कुल अच्छे से दिमाग में आ जाए, क्योंकि प्रबंधन अब उन्होंने डाल दिया है, व्यापम प्रबंधन डाल रहा है। तो आप देखिएगा आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो प्रबंधन को जरूर उसमें डालेगा, क्योंकि प्रबंधन एक ऐसा क्षेत्र है कि जो हर क्षेत्र में जरूरी है ना? कोई भी एक संगठन हो, कोई भी हो, वहाँ प्रबंधन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। इसीलिए उन लोगों ने जानबूझ के इस प्रबंधन को टॉपिक में शामिल किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार अनुसंधान किसका समर्थन करता है? बाजार अनुसंधान किसका समर्थन करता है? तो विपणन प्रबंधन का। किसका? विपणन प्रबंधन का। चलिए देखते हैं बाजार विभक्तिकरण क्या है। बाजार को उप बाजार में विभक्त करना। बाजार जो है वो उप बाजार में, विभक्तिकरण का मतलब क्या है? उसको बांटना। तो जब हम बांटेंगे बाजार को, तो उसको बांटने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में होगी। तो जब भी हम किसी छोटी चीज की बात करते हैं तो उप लग जाता है, तो उसी प्रकार बाजार को उप बाजार में विभक्त करना बाजार विभक्तिकरण है। अभिप्रेरणा निर्देशन के प्रमुख तत्व कौन से हैं? अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण, तीनों को याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या है? अभिप्रेरणा, पहला हो गया अभिप्रेरणा, दूसरा हो गया नेतृत्व, फिर हो गया संप्रेषण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता की सार्वभौमिक सत्ता किस अर्थव्यवस्था से प्राप्त होती है? आप समझिए, उपभोक्ता की सार्वभौमिक सत्ता, सार्वभौमिक का मतलब है जो सभी जगह व्याप्त हो, उसकी सत्ता किस अर्थव्यवस्था से हमको प्राप्त होगी? पूंजीवादी। अब दोस्तों, पूंजीवादी से क्या मतलब है? पूंजीवादी का मतलब होता है कि जो पूंजीपति लोग हैं उनके हाथ में ज्यादा अधिकार दे दिए जाएं। इसी के विपरीत में अगर हम देखें तो समाजवादी होता है। समाजवादी का मतलब होता है कि अधिकतम जो अधिकार है वो समाज के सभी वर्गों के हाथ में दे दिए जाएं। पूंजीवादी का मतलब पूंजीपतियों को दे दिया जाए। तो इन दोनों को अगर मिश्रित कर दिया जाए तो वैसी अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है? भारत में। भारत में बोलते हैं ना मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो उपभोक्ता की सार्वभौमिक सत्ता किस अर्थव्यवस्था से प्राप्त होती है? तो पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार। नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष है? व्यवहारिक पक्ष। कौन सा पक्ष है? व्यवहारिक। बिल्कुल, नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष है? तो व्यवहारिक पक्ष है। नेतृत्व किसका स्रोत होता है? तो अभिप्रेरणा का। नेतृत्व किसका स्रोत होता है? अभिप्रेरणा का। यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है अभिप्रेरणा। ठीक है दोस्तों, अभिप्रेरणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी होती है? गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी होती है? तो मानसिक होती है। ठीक, कैसी होती है? मानसिक। सम विच्छेद विश्लेषण क्या है? नियंत्रण तकनीक। सम विच्छेद विश्लेषण क्या है? तो नियंत्रण तकनीक।
निजीकरण किसका उपाय है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के विनिवेश का। समझिएगा, निजीकरण किसका उपाय है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के विनिवेश का। यदि आप प्रबंधन को अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको अर्थव्यवस्था भी समझ में आने लगेगी, और यदि आप लोगों ने अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो प्रबंधन भी समझ में आ रहा होगा। अगर आप देखेंगे गौर से दोस्तों, तो ये जो सब्जेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखिए, आप यहीं से देख लीजिए, मान लीजिए आपने अर्थव्यवस्था को पढ़ा, प्रबंधन को भी पढ़ा, अब आपके पास में हिस्ट्री का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पे अंग्रेजों ने भारत में शोषण किस प्रकार से किया, या फिर आ जाए वो आपने वो थ्योरी सुनी होगी, वेल्थ ऑफ, उस थ्योरी का क्या नाम, धन निष्कासन प्रणाली। तो जब धन निष्कासन प्रणाली को आप पढ़ेंगे तो यदि आपको अर्थव्यवस्था और ये जो कहते हैं प्रबंधन, इसके बारे में अच्छे से जानकारी होगी तो उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। हालांकि ये पीएचडी के मेंस के बच्चों के लिए है, हालांकि आप लोग भी जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे के देखते हैं। पद सोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो प्रशासकीय संगठन की। पद सोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? प्रशासकीय संगठन की। नियंत्रण किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक सतत प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, ये जो शब्द आ रहे हैं ना, नियंत्रण, पद सोपान, निजीकरण, समविच्छेद, अगर आप इनको इंग्लिश में देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। शायद हिंदी में इतने अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन जो हिंदी वाले विद्यार्थी होंगे वो लोग इनको समझ रहे होंगे, ठीक मेरे जैसे। लेकिन मैंने इन्हीं की एक पीडीएफ बनाकर अब ये वाली जो वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो उसी में डाल दी है। साथ साथ टेलीग्राम पे भी ये जो है डली हुई हैं, तो इनकी जब आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी देख लेंगे तो ये आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसलिए नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम पर जुड़ना इससे बिल्कुल भी ना भूलें। चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू दाता, या कह सकते हैं चालू परिसंपत्तियां ऋण चालू दाता बराबर क्या हो जाता है? शुद्ध कार्यशील पूंजी। क्या हो जाएगा? शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर शुद्ध कार्यशील पूंजी। ठीक है, ये हो गया। विज्ञापन भर्ती कौन सा स्रोत है? विज्ञापन भर्ती कौन सा स्रोत है? तो बाह्य भर्ती। कौन सा है? बाह्य भर्ती। विश्व एक बाजार के स्वरूप में दिखाई देता है वैश्वीकरण में। विश्व जब एक बाजार के स्वरूप में दिखाई देता है तो उसको क्या कहेंगे? वैश्वीकरण। यही तो होता है वैश्वीकरण। अभी आप कहीं से भी बाहर से एक सामान मंगा सकते हैं, तो वही है वैश्वीकरण। किसी पद पर किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करना क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण। ये नॉर्मल सी बात है, आप लोग सब लोग जानते हैं, है ना? क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण। पूर्व निर्धारित लागत को किस नाम से जानते हैं? पूर्व निर्धारित लागत, यही होती है मानक लागत। क्या होती है मानक लागत? अगर आप लोग देखेंगे तो वस्तुओं में एक लागत लिखी होती है कि भाई यहाँ इससे आप ऊपर नहीं बेच सकते, कम में बेच सकते हो, तो वो पूर्व निर्धारित है कि भाई यहाँ ये वस्तु इतने की है। ठीक, अभी जब अपन थ्योरी की क्लास लेंगे तब उसमें इन बातों को और अच्छे से क्लियर करेंगे, एकदम बिल्कुल व्यवहार से जब अपन उसको समझेंगे तो तुरंत पूरा अच्छे से समझता हुआ आ जाएगा। किस पूंजी बाजार में पूर्व में जारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है? तो द्वितीयक बाजार में। किसमें होता है? द्वितीयक बाजार में। अब आप सोच रहे होंगे द्वितीयक बाजार क्या है? इसी प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस प्रकार के बाजार होते हैं। अभी आप लोगों को समझते हुए चलिए बस। अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? तो निर्देशन। निर्देशन क्या कहलाता है दोस्तों? निर्देशन। निर्देशन पर भी काफी सारे प्रश्न आते हैं। कौन सा कार्य मानवीय प्रबंधन के नाम से जाना जाता है? नियुक्तिकरण। देखिए, नियुक्तिकरण की बात दूसरी बार आ गई। कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है या नहीं, यह देखना किसका कार्य है? नियंत्रक का। बिल्कुल। अब देखिए, वो यहीं पर आपको ऐसे करेंगे, कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है या नहीं, यह देखना किसका कार्य है? नियंत्रक, पर्यवेक्षक, है नियंत्रणकर्ता, ये सब इस प्रकार से वहां पे आएंगे ऑप्शन, तो आपको सब एक जैसे लगेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल वही लगाना है जो उसका सही आंसर है ना? तो यहाँ से आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों का मतलब आप समझेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो ये अच्छे से आपको हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ। जहां कार्य का खतरा अधिक होता है वहां कौन सी विधि को अपनाया जाता है? तो प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। कौन सी विधि अपनाई जाती है? प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार के संगठन की उत्पत्ति होती है? पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण। शब्द समझिए, पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण। तो अनौपचारिक, याद रखिएगा, अनौपचारिक। अब औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक, औपचारिक मतलब एक तरीके से ऑथेंटिक, है ना, मतलब कि हाँ जो है। अनौपचारिक ऐसे ही कर लिए। तो ये पारस्परिक संबंधों की बात चल रही है, पारस्परिक सामाजिक संबंधों की बात चल रही है।
टेलर के अनुसार नायकों की संख्या क्या है नियुक्ति के दौरान? टेलर कहता है कि कितने प्रकार के नायक होने चाहिए नियुक्ति के दौरान, तो कितने होने चाहिए? 8 प्रकार के। याद रखिएगा क्या आंसर हो जाएगा इसका? 8। आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो 8 प्रकार के। चलिए अब देखते हैं, प्रतिभूतियों का चुनाव और विनियोग अदाओं को सुरक्षा किसके प्रमुख कार्य हैं? स्कंद विनिमय के। प्रतिभूतियों का चुनाव और विनियोग अदाओं को सुरक्षा किसके प्रमुख कार्य हैं? तो स्कंद विनियम के। निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है? तो कार्यमान का। किसका लिया जाता है? कार्यमान का। क्या आंसर हो जाएगा? कार्यमान का। श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेरित करना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा आप लोग सोचेंगे अभिप्रेरणा क्या है? प्रेरणा तो नाम सुना हुआ है, अभिप्रेरणा क्या है? इसी को कहते हैं मोटिवेशन। क्लियर? महाजन एवं साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा? असंगठित। क्या हो जाएगा? असंगठित। नेता के द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य क्या कहे जाते हैं? अनुयायी, है ना, वॉलेंटियर। क्या बोलते हैं? अनुयायी। नेता के द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य कहते नहीं है भैया हम बीजेपी के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, वो सब उनके अनुयायी हैं, या बुद्ध के समर्थक हैं, जैन के समर्थक हैं। ठीक। टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेना भर्ती की कौन सी प्रक्रिया है? भाई विशिष्ट प्रक्रिया है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि टाइपिंग की गति की परीक्षा मतलब हम ये देख रहे हैं कि भाई वो उतना कर लेता है कि नहीं, तभी उसको हम अंदर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, दूसरे को भर्ती में ले लेंगे। तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई? विशिष्ट प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनरी फ्योल के द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए? 14। बिल्कुल आता है दोस्तों ये क्वेश्चन। हेनरी फ्योल के द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए? तो 14। ठीक। नियोजन के अंतिम कार्य कौन सा है? विस्तृत योजना तैयार करना। नियोजन का अंतिम कार्य कौन सा है? तो विस्तृत योजना तैयार करना। दीर्घकालिक देनदारी क्या है? तो मध्य बंद पत्र। या क्या कहेंगे अपन इसके लिए? मध्य बंद पत्र। पूर्व दत्त व्यय क्या है? चालू परिसंपत्ति। इसको मिडिल बॉन्ड पत्र भी कहेंगे। ठीक है। पूर्व दत्त व्यय क्या है? चालू परिसंपत्ति। पूर्व दत्त व्यय क्या है? तो चालू परिसंपत्ति। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रबंधन। देखिए जिन लोगों ने प्रबंधन पढ़ रखा होगा उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल एकदम रिवीजन जैसा है, उन लोगों को मजा आ रहा होगा इसमें। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये थोड़े जो शब्द हैं वो थोड़े कठिन से लग रहे होंगे, लेकिन जब हमारा दिमाग जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है कि जब हमारे दिमाग में 2-4 बार वो शब्द बार बार आने लगे तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हाँ यार हमने पहले कहीं सुना है, तो वो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। वो आपका थ्योरी की क्लास में पूरा एकदम क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। अगर मैं अभी किसी एक के बारे में बताना चालू करूंगा तो काफी समय हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए आंसर देता जाऊं। आगे अपन जब थ्योरी क्लास में चलेंगे तो इसमें पूरा एकदम अच्छे से विशिष्ट तरीके से समझेंगे क्या है क्या नहीं है। संगठन में शीर्ष प्रबंधन के द्वारा क्या किया जाता है? मुख्य फैसले लिए जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुख्य फैसले लिए जाते हैं। को ब्लैक से नहीं कर पाए, लेकिन इसका जो आंसर है वो यही है, मुख्य फैसले लिए जाते हैं। किसमें? शीर्ष प्रबंधन के द्वारा। 3 प्रकार के थे, एक सबसे शीर्ष पे था, एक मध्य में था और एक निम्न में था, है ना। तो शीर्ष प्रबंधन है उसके द्वारा क्या किया जाता है? मुख्य फैसले लिए जाते हैं। प्रशिक्षण का संबंध किससे है? तो विशिष्ट कार्य के ज्ञान से। विशिष्ट कार्य के ज्ञान से। भाई सही बात है, जब हम ट्रेनिंग किसी को देते हैं तो ट्रेनिंग हम उसके लिए क्यों दे रहे हैं? कि उसको वो ऐसा विशिष्ट कार्य आने लगे जिसके लिए हम उसको अपने यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो वही तो है प्रशिक्षण का संबंध किस कार्य से? तो विशिष्ट कार्य से लिए। अब वहां पे वो कैसे दे देगा? विशिष्ट कार्य के ज्ञान से। फिर एक दे देगा सामान्य कार्य के ज्ञान से। तो आप विशिष्ट सामान्य में कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे यार सामान्य के लिए ही दिया जाता है, वो सामान्य लगाएंगे। या तीसरा ऑप्शन दे देगा ए बी दोनों, या चौथे में दे देगा इनमें से कोई नहीं। इसलिए विशिष्ट कार्य के ज्ञान से याद रखिएगा, जब भी हम ट्रेनिंग किसी को देते हैं तो ट्रेनिंग कोई विशिष्ट कार्य की ही तो दी जाती है ना, याद रखिएगा। औपचारिक संप्रेषण का क्या उद्देश्य है? तो संगठन का विकास। औपचारिक संप्रेषण का क्या उद्देश्य है? तो संगठन का विकास। याद रखिएगा मेन उद्देश्य क्या है? संगठन का विकास। शक्ति को बांटना क्या कहलाता है?
शक्ति अधीनस्थ विभाजन। शक्ति को बांटना क्या कहलाता है? शक्ति अधीनस्थ विभाजन। जैसे मान लीजिए शक्ति को हमको बांटना है ना, कोई एक व्यक्ति है, उसके पास में है, अभी जैसे आपने देखा होगा जब भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट चालू हुआ तब केंद्रीकरण की व्यवस्था स्टार्ट होना चालू हो गई थी, है ना। केंद्र बंगाल केंद्र था और बाकी मद्रास को और मुंबई को, दोनों को उसके केंद्र में रख लिया गया था, पूरी शक्ति ले ली थी। तो उस समय हम देखते हैं कभी केंद्रीकरण हो जाता है ना, कभी केंद्रीकरण के विपरीत कार्य हो जाता है। तो यही है शक्ति को बांटना क्या कहलाता है? शक्ति अधीनस्थ का विभाजन। मान लो शक्तियों को बांटना है, शक्ति बांटने के बहुत ज्यादा फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फायदा ये हो जाता है कि ऊपर वाले पे काम कम हो जाता है और जो व्यक्ति वहां पे रहता है जिसके लिए बांटी गई है, तो चूंकि वो वहां पे है पहले से ही, उसके पास में शक्ति आ जाती है, तो होता क्या है कि काम अच्छे से होने लगता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन इसका दुरुपयोग कब होता है? मान लीजिए शक्ति बांट दी और जो अपन ने एक तरीके से शक्ति का विकेंद्रीकरण कर देना, तो मान लीजिए जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ है उसको हमने शक्ति दे दी और वो उसका दुरुपयोग करने लगा, तो फिर घाटा भी हो जाता है। तो यही बता रहा है शक्ति को बांटना क्या कहलाता है? शक्ति अधीनस्थ में विभाजन। अधीनस्थ का मतलब उसके नीचे वालों में विभाजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विपणन से आप क्या समझते हैं? विपणन यानी मार्केटिंग से क्या समझते हैं? तो इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद का प्रचार। बिल्कुल, इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद का प्रचार। नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? तो बौद्धिक प्रक्रिया से, बुद्धि के द्वारा जो प्रक्रिया होगी, नियोजन का घनिष्ठ संबंध, है ना। नियोजन आप तभी कर पाएंगे जब बुद्धि आपकी बहुत ज्यादा सही होगी। निर्देशन का क्या मतलब है? अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन। बिल्कुल, जो अधीनस्थ हैं, हमसे जो नीचे वाले हैं, उनको सही बताना कि भैया ये काम करो तो ये होगा, ये करो तो ये करो, निर्देश देना। ठीक है। पर्यवेक्षणों का प्रबंधकीय कार्य किसमें आता है? तो निर्देशन में। पर्यवेक्षण क्या करते हैं? निर्देशन करते हैं। सब मैनेजमेंट के लेखक कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर को बिल्कुल मत छोड़िएगा। एफ.डब्ल्यू. टेलर का तो एक पूरा टॉपिक ही मैं लेके आऊंगा जब क्लास में आऊंगा। तो विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार होता है? तो वित्तीय विवरण। कौन सा होता है? वित्तीय विवरण। स्वयं अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? प्रबंध विकास का केंद्र। प्रबंध विकास का केंद्र। ठीक है। कर्मचारियों के द्वारा किया जाने वाला कार्य को देखना क्या है? तो पर्यवेक्षण। यहां पर पर्यवेक्ष लिखा हुआ है, क्या है? पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण, इसको पर्यवेक्षण कर लीजिएगा आप। ठीक, याद रखिएगा। निर्देशन को और क्या कहा जाता है? तो सक्रिय प्रबंध। क्या कहा जाता है? सक्रिय प्रबंध। प्रबंध का वह तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य सुचारू ढंग से करेगा? प्रबंध का वह तंत्र, बिल्कुल संगठन। संगठन के माध्यम से ही करता है। निर्देशन प्रबंध का कैसा कार्य है? प्राथमिक कार्य। बिल्कुल, जब निर्देश देंगे, सबसे पहले तो आप निर्देश ही देंगे ना अपने कार्य को करवाने के लिए, यदि आप उस जगह पर हैं। तो निर्देशन प्रबंध का कौन सा कार्य? प्राथमिक कार्य है। तीव्र गति वाला संप्रेषण क्या है? तो अनौपचारिक संप्रेषण। क्या है? अनौपचारिक संप्रेषण। टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकसित स्वरूप कौन सा है? कार्यात्मक संगठन। कौन सा है? कार्यात्मक संगठन। ठीक है दोस्तों। टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, बहुत प्रश्न आते हैं भैया इन पे। पदोन्नति किस प्रकार का अभिप्रेरणा है? पदोन्नति किस प्रकार का अभिप्रेरणा है? अमौद्रिक और गैर वित्तीय अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अमौद्रिक भी है, साथ साथ गैर वित्तीय अभिप्रेरणा। ठीक। प्रबंध के संपूर्ण ढांचे के नियम किसे कहा जाता है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? संगठन को। किसको कहा जाता है? संगठन को। नब पत्र के उत्तर में उत्पादक से माल मांगने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो आदेश। कौन सा लिखा जाता है? आदेश। किसी निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। मानव संसाधन मुख्यतः किस विभाग के लिए उत्तरदायी है? तो गतिविधि विभाग के लिए। किसके लिए उत्तरदायी है? गतिविधि विभाग के लिए। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव कौन करता है? आंख बंद करके बता देंगे आप लोग खटाक से, आरबीआई। ठीक। कौन सा खाता इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के शेयर में व्यापार करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो डीमैट खाता। इसके बारे में भी बहुत सारे लोग जानते हैं। कारण यह है कि शेयर मार्केट में आजकल सब लोग जब बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है तो डीमैट अकाउंट अपना खुलवा लेता है। कभी बार घाटे में भी चला जाता है, वो एक अलग बात है। कुछ कुछ ऊपर भी निकल जाते हैं।
चलिए स्थान उत्पाद मूल्य क्या है? तो विपणन मिश्रण का भाग। क्या है? विपणन मिश्रण का भाग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पाद जीवन चक्र का सही अनुक्रम है। सबसे पहले भैया परिचय होगा, फिर विकास होगा, परिपक्वता आएगी, फिर गिरावट भी तो आएगी। कहीं भी देख लीजिए, उत्पाद जीवन का चक्र का सही अनुक्रम यही है, पहले परिचय, विकास, परिपक्वता, फिर गिरावट। सिंधु घाटी सभ्यता को देख लें, चाहे किसी को भी देख लें, सबसे पहले इसी तरीके से होता है। ठीक, हालांकि ये इतिहास की बात नहीं है, ये किसी वस्तु की बात है, लेकिन शुरुआत इसी तरीके से होती है। चलिए दूसरे पे आते हैं। ग्राहक विभाजन रणनीति क्या है? जनसांख्यिकी विभाजन और व्यवहार विभाजन। ग्राहक विभाजन रणनीति क्या होती है? तो यह जनसांख्यिकी विभाजन और व्यवहार विभाजन होता है। आंख से प्रचेता और परिवर्तनशीलता क्या है? सेवाओं की विशेषता बैंक में बचत। सेवाओं की विशेषता बैंक में बचत। सेवाओं की विशेषता बैंक में, ठीक है, ये यहां तक सेवाओं की सेवा विशेषता बैंक, बस यहां तक इसका आंसर कितना है? सेवाओं की विशेषता। ये दूसरे वाले का है बैंक में बचत खाते की तुलना में। याद रखिएगा, ये टाइप करते समय कभी कभार गलती हो जाती है। सेवाओं की विशेषता इसका आंसर है। ठीक है, अब है बैंक में बचत खाते की तुलना में चालू खाते की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो यहां पे इसका आंसर यहां से हो जाएगा लेन देन में कोई प्रतिबंध नहीं। तो आप लोग ये सब जानते होंगे कि चालू खाता जो होता है उसमें लेन देन का कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन चालू खाते की भी कुछ अपनी शर्तें होती हैं कि इसमें इतने पैसे जो हैं उनका लेन देन होना भी चाहिए। ठीक है, बचत खाते में समस्या आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने के लिए संगठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ग्राहक संतुष्टि। क्या होनी चाहिए? ग्राहक संतुष्टि। प्रोत्साहन प्रेरणा के तत्व हैं औचित्य और नैतिक मूल्य। क्या क्या है? औचित्य और नैतिक मूल्य। नकारात्मक प्रेरणा किस पर आधारित होती है दोस्तों? भय पर आधारित होती है। बिल्कुल, नकारात्मक प्रेरणा किस पे आधारित होती है? भय पे। यदि भय होने लगता है तो ही नकारात्मक प्रेरणा आने लगती है। याद रखिएगा, इस जो बीच वाला प्रश्न है इसको याद रखिएगा। प्रचेता और परिवर्तनशीलता क्या है? तो सेवाओं की विशेषता है। ठीक है, और बैंक में बचत खाते की तुलना में, तो ये वहां से अलग है। ठीक, अब चूंकि क्लास लेते समय ये अलग हो नहीं सकता, नहीं तो मैं इसको लिख कर देता। चलिए पीडीएफ में, लेकिन आपको क्लियर मिल जाएगा। प्रबंधन जिसमें लोग पारस्परिक लाभ परीक्षाओं में संलग्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो संधि वार्ता। क्या कहलाते हैं? संधि वार्ता। प्रबंधन जिसमें लोग पारस्परिक लाभ परीक्षाओं में संलग्न होते हैं संधि वार्ता कहलाते हैं। एक प्रमाण पत्र जो उसके धारक को परिपक्वता तिथि पर कुल विनिर्दिष्ट राशि और तब तक लगने वाला ब्याज अदा करने का वचन देता है, बंध या बॉन्ड। ठीक है, क्या देता है? बंध या बॉन्ड, आप लोग जानते होंगे। समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित है? प्रबंधन के कार्यों में। कई बार अपन लोगों ने पढ़ लिया इसको। समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित है? तो प्रबंध में। प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? एक पेशा। याद रखिएगा, प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? एक पेशा। नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन होती है? तो अनुयायियों की। भाई साहब, यदि आपके अनुयायी नहीं होंगे तो आप नेतृत्व कैसे कर पाएंगे? अकेले थोड़ी ना नेताजी बन जाएंगे। नेताजी बनने के लिए नेताओं के आसपास बहुत सारी भीड़ भी तो चाहिए। वो जो भीड़ है वो अनुयायी ही है। ठीक है, तो नेतृत्व के लिए अनुयायी होना आवश्यक है। जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं? तो अनिवार्य है। तकनीकी और नैतिक मानदंड के अनुरूप कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा? प्रबंध। कौन कार्य करता है? प्रबंध। कार्य शासकीय हो या अशासकीय, किसके अभाव में सफल नहीं हो सकते? श्रेष्ठ संगठन के अभाव में। बिल्कुल, अगर आप पे श्रेष्ठ संगठन नहीं है, श्रेष्ठ का मतलब है कि जो हर तरीके से परिपक्व हो, अगर वो नहीं है तो आप कैसे बड़ा कार्य करेंगे? चाहे वो शासकीय हो या अशासकीय हो या अर्धशासकीय हो या कैसा भी कार्य हो, नहीं हो सकता, है ना। चलिए, संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है? पूर्व की क्रिया। पूर्व यानी पहले की क्रिया। ये संगठन बनेगा तभी तो फिर प्रशासन चलेगा। किसी कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? तो प्रोत्साहन। क्या कहलाता है? प्रोत्साहन। इंसेंटिव मिल जाता है ना, वही है प्रोत्साहन।
B2B क्या है? व्यवसाय से व्यवसाय। आप लोग अगर जो प्राइवेट जॉब में होंगे तो उन लोगों को इसकी जानकारी होगी, है ना। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? तो मांग। कौन करता है? मांग। प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रभावित करता है? अंतरवैयक्तिक। कौन सा? अंतरवैयक्तिक। चलिए, विपणन प्रबंधक विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ? विपणन प्रबंधक विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ? तो भैया अमेरिका में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। पूंजीवादी और समाजवादी के बीच कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? देखिए दोस्तों, मैंने इसको शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था, यही है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और याद रखिएगा, भारत की यही अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और मान लीजिए अगर मध्य प्रदेश की भी आ जाए तो यही आप लगाएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश की अलग हो गई। ठीक है, वैसे वो भारत की ही पूछते हैं, मध्य प्रदेश की नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी पूछ लिया तो याद रखिएगा। पूर्वाधिकार अंश व ऋण पत्रों को किस दिशा में प्राथमिकता दी जाती है? तो मंदी की दिशा में। याद रखिएगा, पूर्वाधिकार अंश व ऋण पत्रों को किस दिशा में प्राथमिकता दी जाएगी? तो मंदी की दशा में। जब भी मंदी होगी तब। तालिका माल सूची किस प्रकार की परिसंपत्ति है? चालू परिसंपत्ति। अपन ने कई बार पढ़ा है इसको, है ना, चालू परिसंपत्ति। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को प्राप्त होता है अप्रेंटिस। क्या प्राप्त होता है? अप्रेंटिस। उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सहभागिता। क्या कहलाता है? सहभागिता। सहभागिता को याद रखिएगा। फिर से पढ़ते हैं इसको, समझिए। उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना, क्या? सहभागिता। ठीक। उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास किसने किया? हेनरी फ्योल ने। बिल्कुल, उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास किसने किया है? तो हेनरी फ्योल ने। आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विवरण पत्र को क्या कहा जाता है? तो वित्तीय विवरण। क्या कहा जाता है? वित्तीय विवरण। चलिए दोस्तों, तो आज की जो क्लास है अपनी वो समाप्त होती है। इस क्लास में आपने देखा कि लगभग में आपके 100 से ऊपर पूरे प्रश्न हैं, जिनका एक बार में अपन ने आंसर दिया हुआ है। इनको आप लोग बार बार देखेंगे तो ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे। कुछ समय के बाद अपन जो थ्योरी की क्लास है उसको करेंगे। जैसे ही आप थ्योरी क्लास लेंगे और इन क्लासों को पहले देख लेंगे, थ्योरी क्लास इतनी सरल लगने लगेगी आप कहेंगे अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है जिसको हमने हुआ बना रखा था, है ना। और हाँ, ये वाली अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे दिए गए लिंक पे टेलीग्राम से आप हम लोग चैनल से जुड़ जाएं। उसमें इसके अलावा और काफ़ी सारी पीडीएफ आती हैं, है ना, जो भी पटवारी से रिलेटेड हो या जो भी हो, करंट से जुड़ी हुई हो। करंट के अलावा जितनी भी जानकारी, जैसे विज्ञान की बात कर लें, हिंदी की बात कर लें, तो उसमें पूरी जो पीडीएफ है वो क्रम वाइज आती रहती हैं। दिन भर में आप लोग समझ जाइए कि 4 से 5 महत्वपूर्ण पीडीएफ उसमें डाली दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।